students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pilot plant scale up technique part 5. So let's start. इसके अंदर अपन बात करेंगे स्केल अप ऑफ सॉलिड टैबलेट डोजेस फॉर्म, यानी कि अगर अपन टैबलेट डोजेस फॉर्म बना रहे हैं तो वहां पे जब भी अपन पायलट प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं तो अपन कौन कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे। अभी तक अपन ने पढ़ लिया कि जो पायलट प्लांट है वो होता क्या है एंड जो जनरल कंसिडरेशन है जब भी आप लैब स्केल से पायलट प्लांट पे आ रहे हो और आपको पायलट प्लांट से जो प्रोडक्शन है लार्ज स्केल प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट करना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होगा, कौन से इवोल्यूशन पैरामीटर आप ध्यान रखेंगे। बट अब अपन बात करते हैं इंडिविजुअल डोजेस फॉर्म का। जैसे कि फिलहाल अपन बात करेंगे सॉलिड डोजेस फॉर्म इन स्पेसिफाइड टैबलेट्स, यानी कि जब अगर आपने कोई रिसर्च की है और आपने कोई टैबलेट फॉर्मुलेशन में लिए है और उस पर पायलट प्लांट पे जब काम हो रहा है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जब आपको उसको एक लार्ज स्केल पे कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली the primary responsibility of pilot plant staff is to ensure that the newly formulated tablet developed by the product development personnel will prove to be efficient, economically and consistently reproducible on a production scale। यानी कि सबसे पहली जो जिम्मेदारी है जब भी आप कोई नई रिसर्चर्स हैं जो कि एक टैबलेट डोजेस फॉर्म को डेवलप कर रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना है कि जो भी उन्होंने टैबलेट डोजेस फॉर्म को डेवलप किया है अगर वैसी कोई एपीआई रिलेटेड कोई मार्केट में अवेलेबल है चीज़ तो उससे ज़्यादा वो एफिशिएंट हो, इकोनॉमिकल हो, सस्ती हो और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म को रिप्रोड्यूसिबल करना भी एक प्रोडक्शन स्केल पे काफ़ी ज़्यादा आसान हो या उस चीज़ को अपन कंटिन्यूटी में कर सकें। The design and construction of pharmaceutical pilot plant for tablet development should incorporate features necessary to facilitate maintenance and cleanliness। यानी कि जो भी वो डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं जो भी पायलट प्लांट पे, जो कि अपन आगे जाके एक लार्ज प्रोडक्शन पे अब शिफ्ट करेंगे तो उसके अंदर वो चीज़ें ध्यान देने लायक हैं कि जो भी मेंटेनेंस है या जो साफ़ सफाई हैं उसको बहुत ही अच्छे से है जो कि फैसिलिटेट कर सके, यानी कि मैनेज कर सके। क्योंकि ऑब्वियस है टैबलेट डोजेस फॉर्म है तो पाउडर सिस्टम भी होगा तो डस्टनेस या जो एक क्लीनिंग प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर रहेगा। If possible, it should be located on the ground floor to expedite the delivery and shipment of supplies। यानी कि बेसिकली अगर इफ पॉसिबल वो है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए ताकि जो भी अपन फॉर्मुलेशन बना रहे हैं या जो भी अपने जो भी रिसर्च अपने करी है वो काफ़ी शीघ्र या वो जल्दी से है जो कि सिस्टम है जो कि डिलीवर हो सके या फिर जो सप्लाईज है वो आसानी से की जा सके। क्योंकि ऑब्वियसली जब ग्राउंड फ्लोर पे चीज़ें होंगी तब आसानी से उन चीज़ों को अपन है जो कि बाहर की तरफ सप्लाई कर पाएंगे। Each stage considered carefully from experimental lab batch size to intermediate and large scale production। यानी कि जो भी काम हो रहा है जैसे कि लैब स्केल पे किया जा रहा है, फिर इंटरमीडिएट पे किया जा रहा है, फिर लार्ज स्केल पे किया जा रहा है, तो अच्छे से उनको केयरफुली अपने को ऑब्जर्व करना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए कि इन चीज़ों में कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं और किन किन चीज़ों को अपने को नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना होगा। Then same process, same equipment but different performance when amount of material increase significantly। साथ ही साथ ऑब्वियस है आपने लैब स्केल पे काम किया, चीज़ वही है, यूज़ वही आएगा, टैबलेट डोजेस फॉर्म ही है। देन अगेन आपने पायलट प्लांट पे काम किया और उसके बाद आप एक लार्ज स्केल पे कन्वर्ट कर रहे हैं सिस्टम को, यानी कि प्रोसेस आपकी सेम है। इक्विपमेंट में भी पॉसिबल है कि आप सेम ले रहे हैं बट जो परफॉर्मेंस है वो हो सकता है कि डिफरेंट हो जाए अकॉर्डिंग टू देयर मटीरियल इंक्रीज। ऑब्वियस है कि भाई अगर आपने प्रोसेस सेम लिया, ऑब्वियस है इक्विपमेंट भी चलो सेम लिया, छोटा फिर बड़ा या फिर उससे भी बड़ा, बट अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी जैसे जैसे मटीरियल इंक्रीज होगा उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हो सकता है कि जो डिफरेंट थे, तो उस हिसाब से भी आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होंगी। इट मे इन्वॉल्व अ मेजर प्रोसेस चेंज दैट यूटिलाइज टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट दैट वर आइदर अनअवेलेबल और अनसुटेबल ऑन लैब स्केल। दूसरा वो चीज़ें भी ध्यान रखते हैं अपन जब भी अपन एक सॉलिड डोजेस फॉर्म को पायलट प्लांट से लार्ज प्रोडक्शन पे शिफ्ट करेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं विच आर नॉट सुटेबल फॉर द लैब स्केल बट मे बी सुटेबल फॉर द लार्ज प्रोडक्शन, और उन कौन कौन सी टेक्निक को अपन यूटिलाइज करना चाह रहे हैं जो कि स्मॉल स्केल पे पॉसिबल नहीं है बट लार्ज स्केल पे उन चीज़ों को अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि अपन को एक पहले कंसिडर लेनी पड़ती है जब अपन एक सॉलिड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, जैसे स्पेशली अ टैबलेट। Extraneous and microbiological contamination must be guarded against by incorporating the following features in the pilot plant design। अब जैसे कि अगर आप सॉलिड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं तो एक चीज़ ये भी रहेगी कि बहुत ज़्यादा डस्टनेस रहेगी, प्लस
कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन आपके सिस्टम में ना आए और कोई भी बाहरी जो पार्टिकल्स हैं वो आपके सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट ना हो, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि पायलट प्लांट के अंदर डिज़ाइन करनी पड़ेगी, ताकि जो कंटामिनेशन है वो कम से कम हो और जो क्वालिटी है, जो प्योरिटी है, वो सिस्टम की वैसी मेंटेन रहे। जैसे कि फ्लोरोसेंट लाइटिंग फिक्सचर शुड बी द सीलिंग फ्लश टाइप्स, यानी कि जो भी आप लाइटिंग सिस्टम ले रहे हैं वो सीलिंग फ्लश टाइप होने चाहिए, सीलिंग के अंदर उस तरीके से स्टिक होने चाहिए। द वेरियस ऑपरेटिंग एरिया शुड हैव फ्लोर ड्रेन टू सिंप्लीफाई क्लीनिंग, साथ ही साथ जो भी ऑपरेटिंग एरियाज हैं उनके जो फ्लोर्स हैं उसमें अगर आप अच्छे से वॉश करें तो उसके अंदर ड्रेनेज एरिया होना चाहिए, ताकि अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो आसानी से क्लीन किया जा सके। द एरिया शुड बी एयर कंडीशन एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल, साथ ही साथ जो भी इन्वायरमेंट पे आप काम कर रहे हैं, एक तो एसी होना चाहिए और दूसरा ह्यूमिडिटी कंट्रोल होना चाहिए। ऑब्वियस है, अगर सिस्टम के अंदर उमस रही, नमी रही, तो वो आपके ड्रग सिस्टम्स के अंदर भी जाएगी, और अगर सैंपल है जिसको लास्ट में अपने को ड्राई देना है, तो मे बी पॉसिबल कि ड्यू टू ह्यूमिडिटी आपका सैंपल है जो मॉइस्ट हो जाए और कोई ना कोई सिस्टम के अंदर आपके इनकम्पेटेबिलिटी देखने को मिले। द हाई डेंसिटी कॉन्क्रीट फ्लोर शुड बी इंस्टॉल्ड, साथ ही साथ जो कॉन्क्रीट फ्लोर्स हैं वो कॉन्क्रीट के बने होने चाहिए, ताकि वो जितना ज़्यादा फ्लैट एंड जितना ज़्यादा हार्ड रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन उतना ही ज़्यादा ईजी रहेगा। द वॉल इन द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग एरिया शुड बी इनेमल सीमेंट फिनिश्ड ऑन कॉन्क्रीट, यानी कि जो भी पैकेजिंग एरियाज के अंदर या प्रोसेसिंग एरिया के अंदर जो दीवारें हैं वो इनेमल सीमेंट फिनिश्ड होनी चाहिए, ताकि जो भी है कुछ भी उसके अंदर से कंटामिनेशन है जो कम से कम आए और वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी टू क्लीन रहे। Equipment in the pharmaceutical pilot plant should be similar to that used by production division manufacture of tablet, साथ ही साथ ये भी अपन ध्यान रखते हैं कि जो भी अपन इक्विपमेंट पायलट प्लांट पे काम कर रहे हैं वैसे के वैसे सेम टू सेम अपने इक्विपमेंट्स है जो कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि जो भी चीज़ें अपन ने डिसाइड की है कि ये चीज़ें इस तरीके से होंगी, ये पैरामीटर इस तरीके से रन करेंगे, वो सेम टू सेम अपन प्रोडक्शन के अंदर भी रन करता देख सके। यानी कि बेसिकली जो भी लार्ज स्केल पे अपन काम कर रहे हैं वो एक तरीके से स्मॉल स्केल पे पायलट प्लांट पे अपन पूरा का पूरा करके देख लें, ताकि जो मिस्टेक्स हैं, जो एरर्स हैं, वो कम से कम एट द एंड सैंपल में अपने को मिलें। अब अगर अपन एक जनरल लेआउट की बात करें कि अपने को एक टैबलेट है जो कि डिज़ाइन करनी है और पायलट प्लांट से अपने को ये प्लान करना है कि अब इसको अपने को एक लार्ज जो प्रोडक्शन पे है शिफ्ट करना है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपने बीच में आएंगी जब अपन एक टैबलेट एक लार्ज स्केल पर डिज़ाइन करेंगे, साथ ही साथ कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि स्पेसिफिक अपने को सॉलिड डोजेस फॉर्म में देखने को मिलेंगी। तो कि अगर बेसिक लेआउट की बात करें तो लाइक ऑब्वियस है, फर्स्ट डिस्पेंसिंग, आप जो भी मटेरियल्स हैं उनको डिस्पेंस करेंगे, देन सिविंग, एक पर्टिकुलर साइज आपको कौन सा रिक्वायर्ड है उससे आप है जो कि पास करेंगे, देन मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, कॉम्पैक्टेशन, अगेन सिविंग टू मेक अ लास्ट पार्टिकल साइज विच नीडेड, देन लुब्रिकेशन, ब्लेंडिंग करेंगे ताकि जो पार्टिकल्स है डिफरेंट एक्सीपेंट वापस में मिक्स हो जाए, देन टैबलेट कंप्रेशन, इफ पॉसिबल एक फिल्म कोटिंग इसके ऊपर होगी, देन ड्राइंग, पॉलिशिंग, स्टोरेज, सब डिवीजन, पैकेजिंग ऑपरेशंस, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल कौन से रहेंगे, डी डस्ट द पैकेजिंग मटेरियल, उनको क्लीन करना आसानी से क्योंकि जो मटेरियल है वो बाहर भी स्टिक हो सकता है, सिस्टम को स्ट्रिप सीलिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर नॉर्मल आप बोटल्स के अंदर टैबलेट्स को फिल कर रहे हैं उस हिसाब से जो पैकेजिंग है उसके हिसाब से आपका जो आगे का प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, स्ट्रिप सीलिंग के बाद पैकेजिंग, देन शिपर कार्टूनिंग, क्वारंटाइन स्टोरेज, अगर आपको कुछ और प्रोसेसिंग करनी है या जो प्रोसेसिंग है जो नेक्स्ट टाइम पे होगी तो जो भी मटेरियल है उसको क्वारंटाइन एरिया में रख दिया जाता है, देन एफजी स्टोर्स यानी कि जो फिनिश्ड गुड्स स्टोर्स हैं वहाँ पे सैंपल किस तरीके से रहेगा, एट लास्ट डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि बेसिकली आपको जब भी एक टैबलेट है जो कि एक लार्ज स्केल पे बनानी है तो ये सारी की सारी हैं जो कि आपको प्रोसेस से गुजरना होगा, तो उस हिसाब से रूम्स भी आपको रहेंगे, प्लस वन बाय वन प्रोसेस किस तरीके से है जो कि इन्वॉल्व होगी, ताकि आपका जो टाइम है एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में शिफ्ट होने का वो भी बहुत कम से कम रहे, साथ ही साथ सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि एक फ्लो में मिले। तो जब भी एक इंडस्ट्री के अंदर कोई लेआउट प्लान किया जाता है या फिर एक डिज़ाइन प्लान की जाती है कि कौन सा रूम कहाँ रहेगा, तो ये उस हिसाब से रहता है कि आपका पहला काम कहाँ है, फिर सेकंड स्टेप कहाँ रहेगा, थर्ड स्टेप कहाँ रहेगा, ताकि जो प्रोडक्शन टीम है उनको एक जगह से दूसरी जगह सैंपल ले जाने में भी डिस्टर्बेंस ना हो, साथ ही साथ सारा का सारा काम एक फ्लो लाइन में चलते हुए एट द लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट तक आसानी से पहुंच जाए। अब अपन बात करते हैं स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, यानी कि अब आपको ये तो क्लियर है कि जो भी आपने रिसर्च करी है लैब के अंदर वो आपकी एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है, नाउ वी हैव टू मेक इट ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि आप इसको लार्ज प्रोडक्शन पे लेके जाना है, तब सारी की सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द टैबलेट यानी कि जो सॉलिड डोजेस फॉर्म के हिसाब से अपने को कौन कौन सी कंसिडरेशन है या कौन कौन सी बातें हैं जो कि पायलट प्लांट पे ध्यान रखनी पड़ेंगी जो कि अपने को लार्ज स्केल पे शिफ्ट करनी है।
तो सबसे पहले है मटेरियल हैंडलिंग। तो ऑब्वियस है जो टैबलेट हैं तो वो काफ़ी डस्टी होगा, फाइन पार्टिकल्स होंगे, तो और बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होगा, तो किस तरीके से उनको हैंडल करना है, कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो हैंडल करने के लिए अपन यूज़ करते हैं, वो सारा का सारा अपन मटेरियल हैंडलिंग में पढ़ेंगे। क्योंकि छोटे लैब स्केल की बात करते थे तो क्वांटिटी कम थी, तो उससे अपन स्पैचुला से भी मूव कर सकते थे, मिक्स कर सकते थे। बट जब अपन बात करें टैबलेट की और लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो वहाँ पे मटेरियल को हैंडल करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के हिसाब से भी अपने को काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। फिर है ड्राई ब्लेंडिंग, यानी कि जो भी आपने कंटेंट है मिक्स कर लिया है, अब उसको मिक्स करना है, ब्लेंड करना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइमिंग क्या रहेगा। अब इसके अंदर भी जैसे सपोज आपको 500 मिलीग्राम ऑफ सब्सटेंस मिक्स करना था, जैसे कि मैंने 500 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामोल दे दिया एंड 500 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट दे दिया, उनको आपको मिक्स करना है नॉर्मली। तब ऑब्वियस है बहुत ही कम क्वांटिटी तो है, मे बी आपको 2 मिनट ही लगे उसको मूव करने के लिए, और कोई भी जो ड्यू टू द फ्रिक्शन उसका कोई भी टेम्परेचर है जो ना रेज हो। बट जब आप उसे लार्ज स्केल पे बना रहे हैं तो ऑब्वियस मे बी द क्वांटिटी इन टर्न्स, वो क्वांटिटी है जो टर्न्स में हो सकती है, उसको मिक्स करने के लिए आपको बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट चाहिए, टाइमिंग भी मे बी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके हिसाब से वो फ्रिक्शन होगा, हो सकता है टेम्परेचर भी राइज हो जाए, तो आपको स्पीड क्या रखनी है, टाइमिंग क्या होगा, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन ड्राई ब्लेंडिंग में पढ़ेंगे। देन ग्रेनुलेशन, मिक्स करने के बाद अपन ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो पार्टिकल्स है उनका फ्लो अच्छा रहे, और जब अपन इंडस्ट्री के अंदर ग्रेन्यूल से टैबलेट के अंदर जो प्रोसेस कर रहे हैं यूजिंग होपर, तो जो भी प्रोसेस है वो बहुत आसानी से हो, अपन जो प्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली बना सकें। ड्राइंग, ऑब्वियस है ग्रेन्यूल बनाने के बाद आपने कौन कौन से मेथड से ग्रेन्यूल बनाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपको ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ड्राई करने के बाद अगेन अपन उसको एक पर्टिकुलर सिप से निकालेंगे ताकि अपने को एक डिज़ायर पार्टिकल साइज मिल जाए। तो पार्टिकल साइज रिडक्शन के लिए अपन क्या क्या यूज़ करते हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को आपको ऑप्टिमाइज करना है ताकि वो लार्ज स्केल पे काम कर सके, उन इक्विपमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि क्रिटिकल फैक्टर के रूप में रहती हैं, और जब आप टैबलेट को लार्ज स्केल पे बना रहे हो तो वहाँ आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, वो भी अपन रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज में बात करेंगे। फिर बात करते हैं ब्लेंडिंग की। अगेन इट इज़ अ पार्ट मेथड टू मिक्स, आपने ब्लेंड किस तरीके से करना है। देन स्पेशल ग्रेनुलेटिंग टेक्निक अपन बात करते हैं, जैसे कि नॉर्मली आपने वेट एंड ड्राई ग्रेनुलेशन यूज़ किया, बट इसके अलावा भी कोई सब्सटेंस है जिसके अंदर कुछ इनकम्पेटिबिलिटी है, वो उन दोनों मेथड से ग्रेन्यूल में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो कुछ स्पेशल टेक्निक्स क्या हैं ग्रेनुलेशन की, जैसे डायरेक्ट कंप्रेशन हो गया, डायरेक्ट कॉम्पैक्शन हो गया, स्लगिंग हो गया, ड्राई ग्रेनुलेशन। ये सारी चीज़ें भी अपन पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या क्या होता है, और अपन को इस तरीके का कोई अपने को इंग्रेडिएंट मिल जाए जिनके अंदर स्पेशल ग्रेनुलेटिंग टेक्निक लगाते हैं, तो अपने को कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। फिर लास्ट में है टैबलेट कोटिंग। अगर वो मेडिसिन है जो कि जिसकी आप टैबलेट बना रहे हो उसमें कोटिंग करनी है, तो कोटिंग के अंदर क्या क्या रहेगा, कोटिंग सॉल्यूशन, उसका टेम्परेचर, विस्कोसिटी, और उसके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स आपको नहीं आए वो चीज़ ध्यान में रखनी होगी। अब जब भी अपन पायलट प्लांट पे कोई भी चीज़ बनाते हैं तो अपन ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो भी चीज़ बन रही है वो स्टेप्स हैं, जो सारे के सारे जो स्टेजेस हैं वन बाय वन हो, ताकि इंडस्ट्री के अंदर जब काम करता है तो कोई भी हिंड्रेंस नहीं आए, क्योंकि एक से कंप्लीट हुआ काम वो दूसरे पे आया, दूसरे पे कंप्लीट हुआ तीसरे पे आया, ताकि जो भी काम है वो एक स्मूथ लाइन में हो। तो इस तरीके का एक मॉडल है जिसमें सपोज सबसे पहले डिस्पेंसिंग हुई, डिस्पेंसिंग होने के बाद आपने उसको ब्लेंड किया, मिक्स किया, अगर ब्लेंड करने के बाद ड्राई मील है तो सीधा का सीधा डायरेक्ट कंप्रेस हो गया, और अगर आपको उसको मॉइस्चर की ज़रूरत हुई, ग्रेन्यूल बना यूजिंग अ मॉइस्ट मेथड, तो ग्रेन्यूलेट किया, देन उसके अंदर फ्लूइड बेड रेड से आपने स्पेसिफिक पार्टिकल साइज को लिया, ड्राई किया, ड्राई करने के बाद कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद अगर उसको कोटिंग की रिक्वायरमेंट है तो आपने टैबलेट कोटर का भी यूज़ किया। तो उस हिसाब से इंडस्ट्री के अंदर सारे इक्विपमेंट्स या सारे के सारे जो कमरे हैं इस तरीके से फिट किए जाते हैं ताकि जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूटी में रहे, कुछ भी है जो कि हिंड्रेंस नहीं आए या फिर टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी ना हो। फिर सबसे पहले बात करते हैं अपन मटेरियल हैंडलिंग की, यानी कि सबसे पहले आप अगर कोई भी प्रोसेस बनाओगे या टैबलेट बना रहे हो, आप कुछ भी डोजेस फॉर्म बना रहे हो, तो यू हैव टू हैंडल द मटेरियल फर्स्ट। आप सबसे पहले मटेरियल को कलेक्ट करोगे कि आपको कौन कौन सा मटेरियल फॉर्मुलेशन बनाने के लिए चाहिएगा। तो मटेरियल हैंडलिंग किस तरीके से की जाती है, जब आप लार्ज प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। In the laboratory, material are simply scooped or poured by hand, but in intermediate or large scale operations, handling of this material often become necessary। यानी कि जब अपन लेबोरेटरीज की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत ही कम अमाउंट है, तब अपने को कोई भी मटेरियल लेना है तो अपने स्पैचुला से ले लेंगे या फिर किसी सिस्टम को पोर कर देंगे बाय यूजिंग हैंड्स, हाथों की मदद से। बट अगर अपन को ये क्वांटिटी बढ़ती जाए तो अपन स्पैचुला से या फिर हाथ से इन सिस्टम्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते, तब अपने को कुछ हैंडलिंग मटेरियल चाहिए जिससे अपन उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर उसके अंदर भर के ट्रांसफर कर सकें।
If a system is used to transfer material for more than one product, steps must be taken to prevent cross contamination. साथ ही साथ बहुत ही बल्कि मटेरियल्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी करने हैं, प्लस डस्टी हैं, पाउडरिंग प्रॉपर्टी हैं, तो एक क्रॉस कंटामिनेशन उसमें ना हो जाए ड्यू टू डस्ट, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करने वाली है। साथ ही एनी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम मस्ट डिलीवर द एक्यूरेट अमाउंट ऑफ द इंग्रेडिएंट टू द फॉर्मुलेशन। साथ ही अगर सपोज बहुत ही बड़ा कंटेनर है, आप उससे इंग्रेडिएंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो, तो मे बी पॉसिबल कि जब आपने फिल किया है जिस कंटेनर से, कुछ मटेरियल उसके ऊपर स्टिक हो जाए, जिस मटेरियल से आप लास्ट कंटेनर में शिफ्ट कर रहे हो उसके अंदर कुछ स्टिक हो जाए। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप इंग्रेडिएंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो आफ्टर वेइंग, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट की अमाउंट है एक्यूरेट हो, जो आपने चाहिए थी या जो आपके एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में मेंशन है वो कि वो रहे। द मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड्स ऑफ हैंडलिंग मटेरियल आर वैक्यूम लोडिंग सिस्टम, मेटरिंग पंप्स एंड स्क्रू फीड सिस्टम। प्लस ये चीज़ें तो हैं ही कि आप किसी कंटेनर के अंदर फिल करके एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाओ सिस्टम को, बट और भी ज़्यादा अगर अपन सोफिस्टिकेटेड बात करें या कंटामिनेशन को कम करने की बात करें तो इसके लिए भी कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं जो कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह हैंडल करने में ईजी होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं वैक्यूम लोडिंग सिस्टम की। वैक्यूम लोडिंग के अंदर सिस्टम है जो कि लोड हो जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह वाया वैक्यूम है जो कि मटेरियल को पास कर देगा। दूसरी बात करें अगर अपन मैटरिंग पंप्स हैं, वो भी सिस्टम को शिफ्ट करने में काम आते हैं। साथ ही साथ स्क्रू फीड सिस्टम्स, स्क्रूज लगे होते हैं सिस्टम के अंदर और कंटिन्यू है जो आपका सिस्टम इस तरीके से मूव करता रहेगा और सिस्टम के अंदर है जो कि फीडिंग होती रहेगी। The type of system selected depend on the nature of material, example density and static changes। ऑब्वियस है कि आपका जो सैंपल है वो क्या है उसके हिसाब से जो आप हैंडलिंग मटेरियल है वो भी चूज़ करोगे। अगर वो स्टिकी है तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ करोगे, अगर वो ग्रेनुलेटिंग इन प्रॉपर्टी है तो मे बी पॉसिबल कि आप वैक्यूम सिस्टम यूज़ कर लो। अकॉर्डिंग टू योर सैंपल यू हैव टू सेलेक्ट द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.